हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू लाइव ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग डीसी मशीन का पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिएगा डीसी जनरेटर के बारे में, आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ, वहां से आप प्लेलिस्ट खोल के पूरा वहां वीडियो देख सकते हैं। तो पार्ट 1 का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज नया लेके आए हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पार्ट 2 को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉर ए जनरेटर शाफ्ट पावर माइनस इनपुट रोटेशनल लॉसेस, जनरेटर में अगर शाफ्ट पावर में से इनपुट रोटेशनल लॉसेस को हटा दिया जाए तो उसमें क्या आएगा आउटपुट में, वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या बोला है। शाफ्ट पावर में से इनपुट रोटेशनल, तो आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि आपका डायग्राम करके इंडक्शन मोटर के बारे में बताया है। उसी तरह इसमें भी है कि जब शाफ्ट पावर में से इनपुट रोटेशनल लॉसेस घटा दीजिएगा तो जो जनरेटर का ईबी और इंटू आईए कीजिएगा तो वही हमारा आउटपुट मिलता है। तो मतलब क्या, आर्मेचर पावर डेवलप। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आर्मेचर पावर डेवलप। इसमें क्या निकलता है? ईबी इंटू आईए, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्मेचर पावर। ई इंटू आई क्या हो गया? पावर हो गया। ये आर्मेचर में निकलता है आउटपुट। जो हम लोग शाफ्ट पावर जो है उसमें इनपुट रोटेशनल, जितना भी इनपुट रोटेशनल घटाएंगे तो मेरा ये आर्मेचर पावर डेवलप आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोथ द जनरेटर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर आर डेवलप्ड। तो केवीए लोडिंग ऑन द जनरेटर पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है? केवीए लोडिंग पूछ रहा है जनरेटर का क्या होगा, कब? जब मेरा जनरेटर का एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर को डबल कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा मशीन का बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में आया है, यूपीपीसीएल एई का एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो मैंने ये क्वेश्चन के साथ लिख दिया है कौन सा एग्जाम में आया हुआ है और कब आया है, तो आपका क्लियर रहेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर आ सकता है, देखिए क्या पूछ रहा है ना कि हमारा पूछ रहा है कि ये डायग्राम आपको पता है ना, ये आपको क्या होता है? एक्टिव पावर बोलते हैं किलोवाट, इसी को हम लोग एक्टिव लिखते हैं। और यहां पर हम लोग kVAR, यही मेरा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर। और ये मेरा kVA है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। तो ये एक्टिव पावर हो गया, ये रिएक्टिव पावर हो गया और ये अपरेंट पावर हो गया। तो हाइपोटेनियस ही दिख रहा है आपको। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं kVA इक्वल टू रूट अंडर P1 का होल स्क्वायर प्लस Q1 का होल स्क्वायर, एक्टिव पावर का होल स्क्वायर प्लस Q1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। ये डायग्राम समझ में आ गया? ये आता होगा आपको पहले से भी, तो फिर भी बता दीजिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर देखिए यहाँ बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरा, क्वेश्चन में दिया हुआ कि मेरा एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो मेरा एक्टिव और रिएक्टिव पावर को डबल करना है। तो अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर डबल कर दिया जाए, kVA इक्वल टू अंडर रूट एक्टिव पावर 2P2 मान लेते हैं का होल स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर भी डबल हो रहा है 2Q1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है? 4P1 होल स्क्वायर प्लस 4Q1 होल स्क्वायर। 4 को कॉमन निकाल के यहाँ बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट P1 का होल स्क्वायर प्लस Q1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं ना kVA न्यू मेरा क्या हो जा रहा है? kVA न्यू जो निकाल रहे थे, मेरा जनरेटर एक्टिव और रिएक्टिव जब डबल हो रहा है तो हमारा kVA लोडिंग क्या हो रहा है? जनरेटर का 2 टाइम डबल हो जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? क्वाड्रपल्स, ये नहीं होगा ऑप्शन में, ऐसे गलत हो गया आपका, क्वाड्रपल्स नहीं होगा, डबल। यहाँ देखिए डबल आ रहा है ना, 2 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपीसीएल एई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सब तो क्लियर है। आगे देखिए जनरेटर का इसको सोल्व कीजिए, पूरा थ्योरी बताए हुए हैं, शॉर्ट नोट बढ़िया से बताए हुए हैं। तो इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पॉज कर लीजिए वीडियो, उसको क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ जनरेटर ए हैज वेव बॉन्ड,
मेरा जनरेटर ए वेव बॉन्ड है आर्मेचर, वाई जनरेटर बी लैब। एक दो जनरेटर लिए है, एक जनरेटर ए है, एक जनरेटर बी है। तो जनरेटर ए को हम लोग कर दिए हैं वेव बॉन्ड कर दिए हैं, और जनरेटर बी मेरा लैब बॉन्ड है आर्मेचर में। एंड बोथ आर हैविंग 8 पोल, दोनों के पास 8 पोल है। तो दोनों के पास 8 पोल है, तो रेशियो पूछ रहा है ईएमएफ का, मतलब जनरेटर जो मेरा डेवलप करता है, ईजी जो डेवलप करता है, वही रेशियो पूछ रहा है ए और बी का, जनरेटर ए और बी। तो आपको बताया जो जनरल फॉर्मूला, आपको शॉर्ट नोट अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां दिया हुआ है, पूरा अच्छे से डिटेल में बताए हुए हैं। तो वहां से आपको बताया है कि मेरा ईजी जो होता है, ईजी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए यहां बता रहा है मेरा ईजी है का फॉर्मूला होता है Pn5Z/A/60। यही मेरा है ना आर्मेचर पहला पार्ट। तो यहाँ आर्मेचर पहला पार्ट, यहाँ ए क्या होता है, लैब बॉन्ड होता है और वेव बॉन्ड होता है। तो हमारा ईजी मेरा क्या दिख रहा है, यहां से आप लोग देख सकते हैं ईजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मान लीजिए हम यहाँ पे जनरेटर ए लेते हैं, जनरेटर ए का, जनरेटर ए। तो जनरेटर ए में मेरा क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, जनरेटर ए वेव बॉन्ड। तो वेव का आपको बताया ना पहला पार्ट कितना होता है, 2 होता है। तो आपको बताया ए वेव का कितना हो जाएगा, 2 पहला जनरेटर ए का। तो जनरेटर ए का 2 1/2, ये सब कांस्टेंट है, कट जाएगा। जनरेटर ए रेशियो जनरेटर 2 डिवाइड करेंगे रेशियो को, तो ये सब कांस्टेंट टर्म कट जाएगा, बस ये पहला पार्ट हो जाएगा। ईबी देखिए, ईबी मेरा क्या है, ईबी क्या है, यहाँ देखिए जनरेटर बी है लैब के लिए क्या बताया था, लैब के लिए एक ट्रिक बताया था ना, LAP, A=P दिख रहा है यहाँ पर, लैब में दिख रहा है कि जितना पोल होगा उतना ही पहला पाथ होगा। तो मेरा पोल कितना दिया हुआ, पोल मेरा 8 पोल्स है, पोल्स मेरा 8 पोल है। तो कितना हो जाएगा आपका, ए मेरा हो जाएगा 8, तो जनरेटर बी का हो जाएगा 1/8। अब इसी का रेशियो पूछना ना, या चेंज भी कर सकता है, जनरेटर B:1 या A। यहाँ ध्यान दीजिएगा किसका रेशियो पूछ रहा है, तो मेरा ईएमएफ किसका पूछ रहा है, जनरेटर A to B, मतलब A/B, जनरेटर A/B। तो इसको डिवाइड कीजिए, 1/2 1/8 4:, जब यहाँ डायरेक्ट कर देते 8:2, तो 4:1। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 4:1, ऑप्शन बी। समझ में आया। तो ये पहला पार्ट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है JUBNL 2017 में, ये क्वेश्चन आया है JBNL, झारखंड विद्युत निगम लिमिटेड असिस्टेंट इंजीनियर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका क्लियर हो गया, किस तरह का सोल्व करना है आपको बता दिए। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जनरेटर है, जनरेटर डिलीवर्ड 210 वोल्टेज ऑन नो लोड। नो लोड तो मेरा वोल्टेज कितना दे रहा है, 210, 210 वोल्टेज जनरेट कर रहा है आपका किसमें, नो लोड के कंडीशन में। एंड 200 वोल्टेज मतलब 200 वोल्टेज ऑन फुल लोड, फुल लोड में 200 वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो मुझे क्या पूछ रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। तो आपका डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बताया है, याद है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मैंने बताया ना शॉर्ट नोट में डीसी जनरेटर का। तो उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज एंड नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑन फुल लोड। ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज भी करना तो इंटू 100। अब देखिए कितना नो लोड का वोल्टेज देखिए कितना दिया, जनरेटर डिलीवर 210 वोल्टेज, 210 वोल्टेज दिया नो लोड में, याद है ना नो लोड। अब आगे देखिए 200 वोल्टेज दिया आपका फुल लोड में, तो ये वैल्यू पुट कीजिए, 210 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, 10/2, तो मेरा 5%। आंसर आ गया 5%। कौन सा ऑप्शन है देखिए, बी, आपका सही आंसर बी। तो क्लियर हो गया। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जितना भी नोट्स होता है उसी से देखिए। अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं जानते, अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं बताते तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे फॉर्मूला यूज किए। इसलिए इससे पहले मैंने शॉर्ट नोट्स बता दिया कि आपको जितना भी क्वेश्चन होता है तो उससे आप कंपेयर कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो अभी याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन को अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स को देखिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो अभी तक इसको है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए इसको, अगर नहीं बना है अभी तो इसको देख लीजिए सॉल्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसमें नहीं होता है वो पूछ रहा है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन है आपका पहला डायनामो, डायनामो में कम्यूटेटर का यूज होता है। सेकंड इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में कहीं भी आप बताया इंडक्शन मोटर सिंगल फेज बताया, उसमें कहीं भी आप देखें कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर एक सिंपली क्या करता है, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट को या डीसी या डीसी को एसी को कन्वर्ट करता है। तो इंडक्शन मोटर तो ऐसी देते हैं, उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है इंडक्शन मोटर में। तो सबसे पहला आंसर कौन सा होगा, किसमें नहीं है, मतलब डज नॉट पूछ रहा ना, डज नॉट हैव अ कम्यूटेटर, तो आंसर बी हो जाएगा। इन्वर्सल मोटर में कम्यूटेटर होता है, आंसर बी हो जाएगा। इंडक्शन मोटर में कम्यूटेटर यूज नहीं होता है, क्लियर रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द ईएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स वेव ऑफ अ डीसी मशीन आर्मेचर अप्रोक्सीमेट मोर नियरली टू, मतलब जिसका एमएमएफ देखा जाए, आपको बताया था आर्मेचर एमएमएफ का आपका डायग्राम बताए थे, आपको पूरा किसके लाइक करता है, कौन सा वेव फॉर्म करता है वो बताया सोर्स में डायरेक्ट। तो वही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एमएमएफ वेव ऑफ डीसी मशीन आर्मेचर अप्रोक्सीमेट मोर नियरली टू, किसके तरह दिखता है। तो हम लोग को बताया था आपको कि ये ट्रायंगुलर वेव तरह दिखता है आपको, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कोई इसका जो शॉर्ट नोट्स बताया उसमें देख लीजिएगा, उसमें डायरेक्ट बताया गया ट्रायंगुलर वेव, उसमें दो तीन वो एमएफ बताया, वेव फॉर्म बताया, उसमें जो याद रखने वाली चीज है वो डायरेक्ट आपको देख लीजिएगा। डिटेल कोर्स नहीं बताया कि उसके बारे में क्या, बहुत लेंथी हो जाता है, तो अभी शॉर्ट नोट बता रहे हैं जो कि हैंडी हो जितना हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कीजिए, अभी जस्ट आपको बताया है, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा है, इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, फिर बताइए कौन सा आंसर सही हो रहा है, कमेंट कीजिए वहां। देखिए क्या पूछ रहा है, हमारा पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे प्रोपोर्शनल, मतलब इजी जो होता है, हम लोग जो फॉर्मूला बताया है, जनरेटर में ज्यादा फॉर्मूला ही नहीं है, इजी का फॉर्मूला, बाकी टाइप्स ऑफ जनरेटर जितना भी पता है उसका फॉर्मूला, बाकी उससे ज्यादा कोई फॉर्मूला यूज होता ही नहीं जनरेटर में, बस वही 2-3 को फॉर्मूला है, वो क्लियर रहना चाहिए। तो आपका कौन सा पूछ रहा है, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आता है इजी इक्वल टू Pn5Z इंटू Pn5Z डिवाइडेड बाय A इंटू 6। क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए, इजी फिर से बता देगा, इतना बार लिख रहे हैं वो याद हो जाना चाहिए आपको। Pn5Z, ये जानते हैं जेड कंडक्टर है, फ्लक्स पर पोल है, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स हो गया आपका, नंबर टर्न्स बोलते हैं, एन आपका हो गया स्पीड हो गया आरपीएम में, अब पी पोल हो गया, ए पैरेलल पाथ हो गया, इनटू 60 आरपीएम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 60 किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आरपीएम में, यहाँ आरपीएस में दे देगा तो फिर चेंज हो जाएगा, ये ध्यान क्वेश्चन देखिएगा। चलिए यहाँ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर स्पीड पर काम कर रहा है, देखिए स्पीड जो है एन इस पर काम कर रहा है, तो ये सही होगा आर्मेचर स्पीड। सेकंड नंबर ऑफ मशीन पोल, नंबर ऑफ मशीन पोल, यहाँ पर मशीन पोल पोल है, पोल पर भी कर रहा है, ये 2 को आगे, बी भी सही है। फ्लक्स पर पोल, देखिए फ्लक्स भी है, फ्लक्स का पोल ये भी सही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, डी आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर रहना चाहिए, बस उसी का एप्लीकेशन यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, वीडियो को पॉज कीजिए और वहां क्वेश्चन सोल्व करके हमको आंसर जल्दी से बताइए, ये भी इसी पर है, जल्दी बताइए अभी, जस्ट ये क्वेश्चन जस्ट इस फॉर्मूला पर है, इसी का आप देख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला कितना एप्लीकेशन हो रहा है, कल इधर से उधर क्वेश्चन घुमा रहा है, तो आप फंसिएगा नहीं, इतना क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको हर एक तरह से आपको पकड़ना आ जाना चाहिए किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ फ्लक्स पर पोल, ये जो फ्लक्स पर पोल है, ये जो फ्लक्स, ये जो मेरा फ्लक्स है Pn5Z A इंटू 60, ये मेरा फ्लक्स पर पोल और शंट ऑन डीसी जनरेटर इज हाफ। क्या बोल रहा है कि मेरा जो फ्लक्स पर पोल है, ये जो आपको फ्लक्स है, ये मेरा हाफ हो जा रहा है, 1/2 से डिक्रीज कर जा रहा है। तो जनरेटर ईएमएफ इज कांस्टेंट स्पीड, ये जो मेरा स्पीड है, जनरेटर स्पीड जो ये है मेरा, ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट कर ही दिया है, आपको
पोल भी पता है कि कांस्टेंट होता है, पोल कभी देखते हैं 2 पोल 3 पोल कांस्टेंट वैल्यू है, तो पोल तो वेरी नहीं करेगा। जो वेरी करने वाला था स्पीड को हम लोग अभी क्या कर दिया, स्पीड को भी हमको कांस्टेंट कर दिया, यहाँ देख रहे हैं ना, स्पीड को भी कांस्टेंट कर दिया है, तो कांस्टेंट स्पीड हो गया। कंडक्टर जो होता है डीसी जनरेटर वो भी कांस्टेंट होता है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, सब वैल्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। और पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट होता है, जैसे वेव हो गया या आपका पैरेलल पाथ में अगर वेव दे दिया लैब दे दिया उसका भी वैल्यू कांस्टेंट होता है ना, 2 या पैरेलल पाथ के बराबर होता है, तो 60 भी कांस्टेंट है। बट ये आपका एन ऑफ फ्लक्स, ये दोनों वेरिएबल होता है, फ्लक्स पर पोल और एन, और यहाँ एन मेरा क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। तो मेरा अब देखिए इजी क्या हो गया, इजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इजी मेरा हो जाएगा आपका, इजी आपका इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स हो गया। जब फ्लक्स हाफ हो जा रहा, मेरा इजी भी हाफ हो जा रहा, तो मेरा इजी क्या आ जाएगा, हाफ। आंसर देखिए इज हाफ, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ स्पीड अगर यहाँ कांस्टेंट स्पीड नहीं देते तो हम लोग बोल नहीं सकते थे कि फ्लक्स अगर हाफ हो रहा है तो मेरा इजी भी हाफ हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर बोल दिया कांस्टेंट स्पीड भी बोल दिया है तो समझिएगा उसके बाद आपका फ्लक्स पर डिपेंड डायरेक्ट कर रहा है इजी, तो इजी मेरा हाफ हो गया, आंसर बी। क्लियर है। ये एप्लीकेशन है, इसी में आपको अगर स्पीड वेरी कर देगा फिर पूछ देगा इजी का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन खाली क्लियर रहना चाहिए कि फंसिए नहीं क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 8 नंबर बता दी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है कि 100 किलोवाट 230 शंट जनरेटर 230 शंट जनरेटर कौन सा जनरेटर यूज किया है, शंट जनरेटर यूज कर रहा है विद आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.05 एंड शंट फील्ड, ये जो शंट फील्ड है मेरा, शंट फील्ड आपका रेजिस्टेंस कितना है 57.5 ऑपरेटेड एट रेटेड वोल्टेज ऑपरेट कर रहा है। अब हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंड्यूस वोल्टेज, हमको इंड्यूस वोल्टेज बोल रहा है कब, कंडीशन दिया हुआ है इंड्यूस वोल्टेज एट हाफ फुल लोड, मतलब हाफ फुल लोड पर हमको निकालने बोल रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं शंट जनरेटर का, शंट जनरेटर का आपको डायग्राम बताया है किस तरह का बनता है। देखिए यहां पर लोड रहता है, यहाँ प्लस माइनस टर्मिनल वोल्टेज भी, यहाँ इजी हो गया, ये आरएफ हो गया, यहीं पर आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए यहाँ लोड पर कितना दिया हमारा 100 किलोवाट और टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ है ना 230 शंट जनरेटर, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज कितना है 230। अब देखिए यहाँ पर लाइन करंट निकालने का IL, यहाँ हमको पता है ना IA शंट जनरेटर IA डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नोड एनालिसिस लगा IA इंटू IL प्लस IF होता है। तो हमको सबसे पहले IL निकालना होगा, तो IL निकालने के लिए यहाँ पावर दिया हुआ तो IL निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए IL इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज 230। पावर होता है ना, पावर इक्वल टू VI होता है, P आउटपुट इक्वल टू VI, तो वहां से हम लोग IL निकाले हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, सोल्व कीजिए फिर आपका 434.78 एम्पियर, 434.78। अब मेरा IL निकल लिया। सबसे पहले मोटिव हमको क्या निकालना है, IL निकालना है। तो IL निकालने के लिए IL पता होना चाहिए, IF पता होना चाहिए, तो IL पता हो गया, वो IF निकालते हैं। चलिए IF निकालिए। IF किस निकालते हैं, ये पता आपको, जितना भी 230 वोल्टेज यहाँ दिख रहा है लोड के क्रॉस, वही आपको पैरेलल में यहाँ पर भी दिखेगा। तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडेड बाय RF कर देंगे, शंट फील्ड हमारा IF निकल जाएगा। तो 230 डिवाइडेड बाय RF का वैल्यू कितना है, देखिए RF कितना है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस 57.5 दिया हुआ है, 57.5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पियर। अब देखिए IL और IF निकल चुका है, तो आर्मेचर करंट निकाल लेते हैं। आर्मेचर करंट इक्वल टू होता है IL प्लस IF, तो आर्मेचर करंट IL इक्वल टू IL प्लस IF, 4 प्लस कितना है, IF कितना है 434.78, तो इतना आर्मेचर करंट निकल गया। तो हमको सबसे पहले नोट ये कर लीजिए नोट, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मुझे इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, कब
जब हाफ फुल लोड का मतलब हो गया, जो मेरा करंट जो था, आर्मेचर करंट था, पहले आईए से जा रहा था, अब मेरा हाफ हो जा रहा है, IA/2 हो जा रहा है, वही मेरा हाफ फुल लोड हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, इसको मिटा लेते हैं। देखिए जगह नहीं है, ये नोट कर लिया ना, आर्मेचर करंट कितना हो गया। देखिए ईजी का फॉर्मूला आपको बताया था, EG इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप। जब भी ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए EG हमको निकालना हाफ लोड पर, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना 230 दिया हुआ, 230। IA कितना हो जाएगा, यहाँ IA डैश लिख देते हैं क्योंकि हाफ बोल रहा है ना, यहाँ हाफ फुल लोड को निकालना है। तो हाफ फुल लोड का IA डैश क्या हो जाता है, IA/2 बोल रहा है, क्योंकि हाफ फुल लोड है ना, IA डैश इक्वल टू IA/2। मेरा आर्मेचर यहाँ पर IA/2 हो जाएगा हाफ फुल लोड की जगह में, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं IA डैश की जगह में IA/2 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 230 प्लस आर्मेचर करंट निकाले ना, कितना 438.78 आर्मेचर करंट, यहाँ पुट कर दीजिए 438.78 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस देखिए दिया होगा क्वेश्चन में, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना 0.05 आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, सॉल्व करके कमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। इसका अप्रोक्स आता है 240.95 आता है लगभग वोल्टेज। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 241 वोल्टेज आंसर। कौन सा है, देखिए ऑप्शन डी। क्लियर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा बना, जब हाफ फुल लोड दे दिया तो समझ में नहीं आएगा क्या करना। ये इंपॉर्टेंट, हाफ फुल लोड के मतलब में जो IA डैश निकाल में यहाँ का आर्मेचर का, वो मेरा हाफ हो जा रहा है, IA/2 से हो जा रहा है। अब इसके बाद वो फॉर्मूला लगाना है, ये आपको बेसिक फॉर्मूला है, EG इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA प्लस ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप। यहाँ जब ब्रश रेजिस्टेंस ड्रॉप के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में, उसको 0 कर देंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कीजिए इसको भी आप, क्वेश्चन बताया हुआ आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 6 पोल लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर, 6 पोल है लैब कनेक्टेड डीसी जनरेटर विथ 480 कंडक्टर, कंडक्टर कितना 480 हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.06। मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका किस समय, लैब का आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06 ओम है। अब बोला ना कि मेरा इफ द कंडक्टर आर रिकनेक्टेड, अब मेरा कंडक्टर को हम लोग पहले लैब कनेक्ट कर दिए थे, और सेकंड केस में बोल रहा है कि कंडक्टर को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं वेव वाइंडिंग कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस। तब मेरा जब वेव में कर देंगे तो हमारा पूछा क्वेश्चन आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, कब, जब रिकनेक्टेड करके वेव में कर दे रहे। तो पहला केस क्या था, पहला केस में आपका क्या था, पहला केस में आपको दिया हुआ था लैब दिया हुआ ना, लैब कनेक्टेड में था। तो सबसे पहले आपको इससे कौन सा यूज करेंगे जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आपको बताया था शॉर्ट नोट्स में कि पावर जो होता है लैब और वेव का बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। पावर ऑफ जितना लैब होगा उतना ही वेव का होगा। तो पावर फॉर्मूला I² RA होता है। तो I² किससे प्रोपोर्शनल है, करंट बताया था ना, करंट आपका प्रोपोर्शनल पैरेलल पास होता है। अब वोल्टेज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरेलल पास होता है। ये आपको बताया है ना क्वेश्चन में, पहले भी शॉर्ट नोट्स में बताया है। जैसे कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये शॉर्ट नोट्स में बताए गए। तो यहीं पर यूज हो रहा है मेरा। ये भी बताया है कि पावर ऑफ लैब इज इक्वल टू पावर ऑफ वेव, ये होता है, ये सब शॉर्ट नोट्स में बताया हुआ है, उसी का एप्लीकेशन हो रहा है। और पावर ऑफ लैब निकालते हैं तो पावर ऑफ लैब हो जाएगा लैब का होल स्क्वायर I² इंटू RA, किसका, लैब का, फिर पैरेलल पास वेव का होल स्क्वायर इंटू R वेव। ये निकालना है, क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन क्या निकालने बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कौन सा है, वेव का ये वाला, ये निकालने बोल रहा है, वेव का आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ वेव का, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। R वेव, R
वेव का क्या हो जाएगा आपका आर्मेचर पैरेलल पाथ ऑफ लैप होल स्क्वायर इनटू पैरेलल पाथ मतलब रेजिस्टेंस ऑफ लैप डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ ऑफ वेव का होल स्क्वायर। अब लैप का आपको पता है ना ए इज इक्वल टू लैप के लिए कितना होता है, लैप के लिए बता दें एल ए पी, तो ए इज इक्वल टू पी, जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ हो जाएगा लैप के लिए। तो पोल कितना अगला 6 है तो 6 हो जाएगा लैप के लिए, तो एल लैप कितना हो गया 6 और ए वेव आपको बताया था 2 होता है हमेशा, तो यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। और लैप का आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दिया होगा, देखिए क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से दीजिए, एक दिया होगा, देखिए लैप का आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.06, सब वैल्यूज दिया हुआ है। तो आपका यहाँ लिख देते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस का आपका वैल्यू कितना है 0.06। अब सब पुट करिए वैल्यू को, आंसर सॉल्व कीजिए, तो बताइए कितना आ रहा है। लैप का होल स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू लैप का 0.06 इंटू वेव का 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2। सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू देखिए, बताइए कमेंट कीजिए कितना आंसर, इसका आंसर आपका है 0.05। सॉल्व कीजिए इसको, आप मैंने सॉल्व किया इसीलिए आंसर याद है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको पूरा। तो देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं, कमेंट नीचे कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए जितना भी आपको बताया ये सब एप्लीकेशन है, ये सब फॉर्मूला शॉर्ट नोट में बताया हुआ, उसी का क्वेश्चन है किस तरह पूछ रहा है, उसी के एप्लीकेशन सब हो रहा है। तो इसी के लिए जो भी नोट्स दिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर एग्जिट्स इट्स क्रिटिकल वैल्यू देन द जनरेटर। तो आपको शॉर्ट नोट में बताया था क्या कि जब मेरा फील्ड सर्किट मतलब आरएफ फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर एग्जिट इट्स क्रिटिकल वैल्यू मतलब आरएफ ग्रेटर देन आरसी हो जाए, जब मेरा ये कंडीशन बोला था जब ये हो जाएगा तो मेरा बिल्डअप जो होता था वोल्टेज का, जो हम लोग सीरीज सन में आपको नोट्स दिए थे कि वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए कंडीशन बताए थे, तो ये होता था कि आरसी ग्रेटर मतलब आरसी क्रिटिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होता था फील्ड रेजिस्टेंस से, तब मेरा वोल्टेज बिल्डअप होता था। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ फील्ड रेजिस्टेंस आपका ज्यादा हो रहा है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, जब ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो बिल्डअप होगा ही नहीं वोल्टेज। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या है, फेल टू बिल्डअप, ऑप्शन ए बिल्डअप ही नहीं करेगा। कंडीशन बताया था आपको कि सीरीज और शंट जनरेटर में आपको बताया था कि वोल्टेज बिल्डअप करने का कंडीशन क्या क्या होता था, तो पहला ही कंडीशन रेजिस्टेंस वाला बताया था, और वही स्पीड अगर आता है तो एनसी ग्रेटर देन एन हो जाता था, तब वोल्टेज बिल्डअप होता था और रेजिस्टेंस उल्टा होता था। तो ये क्लियर है आपको शॉर्ट नोट में बताए हुए हैं। अब देखिए डायग्राम, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट शंट जनरेटर, मतलब कौन सा शंट जनरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायग्राम बताइए। देखिए डायग्राम आपको बताया है, कैरेक्टरिस्टिक बताया था, आपको देखे होंगे शंट जनरेटर का सीरीज जनरेटर का, तो उसमें आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक था, तो उसमें देखिए आपको डायग्राम आपको बताया था शंट जनरेटर किस तरह का होता था। शंट जनरेटर का डायग्राम इस तरह का बताया था कि आपका यहाँ पर नो लोड रहता था, ई नोट रहता था नो लोड, यहाँ से मेरा शंट जनरेटर इस तरह का जाता था, यहाँ से इधर निकलता था, इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, इसमें देखिए कोई ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपका ये जो डायग्राम दिख रहा है सी वाला, ये आपका सीरीज मोटर का हो जाता है, मगर यहाँ शंट जनरेटर का पूछ रहा, तो शंट जनरेटर का इस तरह का ग्राफ बनता था, आपको शॉर्ट नोट्स में डायग्राम बताए हुए बढ़िया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, डायग्राम अगर पूछ देता है कि कौन सा डायग्राम है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा शंट जनरेटर सीरीज जनरेटर और डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और इसका वैल्यू भी पूछा जाता है कि किससे मतलब उन दोनों के बीच में कौन कौन वोल्टेज ई नोट ईजी बाई बी ई बाई आई ए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी नोट्स में दिए हुए बढ़िया से, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, an 8-pole lap on DC shunt generator, मेरा 8-pole lap है DC shunt generator is supplying 295 ampere to a load. The field current of the generator is 5 ampere. current पर पैरेलल पाथ, हमारा करंट पूछ रहा पर पैरेलल पाथ रहा, मतलब आपको पता है ना करंट पैरेलल पाथ कैसे निकालते हैं, आइए भाई ये करते हैं, ये पता है ना, ये निकालने के लिए आपको करंट पर पैरेलल पाथ, तो करंट पर पैरेलल पाथ होता है आईए बाई ए, यहाँ ए मेरा पी के बराबर हो जाता है, क्यों, क्योंकि लैप होने में पता है ए करंट पी होता है,
तो ये पहले आईए निकालना पड़ेगा। तो आईए निकालने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा जनरेटर है, आपका शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर का आईए आपको पता है कि आईए इक्वल टू लाइन करंट प्लस फील्ड करंट। यहाँ देखिए लाइन करंट प्लस फील्ड करंट। तो लाइन करंट कितना दिया हुआ है, लाइन करंट दिया 295 दिया हुआ है, तो 295 प्लस फील्ड करंट देखिए फील्ड करंट आपका दिया हुआ 5 एम्पियर। फील्ड करंट है ना 5 एम्पियर, यहाँ ये आपका लाइन करंट और ये 5 एम्पियर, तो आपका आया 300 एम्पियर आर्मेचर करंट। अब निकालना है करंट पैरेलल पाथ, करंट पर पैरेलल पाथ, करंट पर पैरेलल पाथ। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 300 डिवाइडेड बाई 8। तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा, 37.5 आएगा आंसर डी। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस एप्लीकेशन का कैसे यूज कर रहे हैं बस ये ध्यान दीजिए। यहाँ बोल ही दिया करंट पर पैरेलल पाथ, करंट डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ। पैरेलल पाथ में क्या है, एक बोलते हैं लैब के लिए क्या हो जाता है पोल के बराबर, तो इसीलिए 8 से डिवाइड किया है। अगर यहाँ मेरा लैब का जगह वेव दे देता है, तो अगर पूछता करंट पर पैरेलल पाथ, जब कब यहाँ वेव कौन रहता है, तो यहाँ से डिवाइड करते हैं 2 से। ये भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी ट्वीट कर सकता है, तो दोनों बता दे रहे हैं आपको एक ही साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डमी कॉइल आर प्रोवाइडेड इन डीसी जनरेटर। तो हम लोग डमी कॉइल क्यों प्रोवाइड करते हैं डीसी जनरेटर में, आपको पता है डीसी जनरेटर जो होता है उसमें डमी कॉइल यूज किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि वो प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस फॉर द रोटर, रोटर का जो मैकेनिकल बैलेंस रहता है उसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग आर्मेचर में, इसलिए डमी कॉइल यूज किया जाता है। इक्वलाइजर नहीं होता है, इक्वलाइजर करंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, डमी कॉइल आपका यूज होता है प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस ऑफ रोटर के लिए, और इक्वलाइजर नहीं होता आपका करंट के लिए। तो आंसर बी इसका हो जाएगा, डमी कॉइल के लिए प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द रोटर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसको ट्राई कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, the generated voltage of a lap on generator is 200 voltage. If the number of pole of lap on generator, if the number of pole of lap on, if the number of pole of lap on generator are double, अब डबल कर दे रहा है मेरा जो लैप ऑन का जो जनरेटर वोल्टेज उसको डबल कर दे रहा है, देन द जनरेटेड वोल्टेज विल बी, न्यू वोल्टेज पूछ रहा क्या हो। तो पहला केस देख लेते हैं, Eg1 दिया हुआ है, Eg1 का वैल्यू आपका कितना है, Eg1 का वैल्यू 200 वोल्टेज दिया हुआ है, मुझे निकालने बोल रहा है Eg2 बोल रहा है, Eg2। तो Eg1 में आपको क्या पहला पाथ A1 और यहाँ पर पोल क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ जनरेटर वोल्टेज ऑफ लैप ऑन जनरेटर इज 200 वोल्टेज। इफ द नंबर ऑफ पोल ऑफ लैप, नंबर ऑफ पोल लैप का क्या हो जा रहा है, सेकेंड केस में आपका डबल हो जा रहा है ना, पोल को डबल कर रहा है, P2 इक्वल टू 2P1 हो जा रहा है, और A2 इक्वल टू नंबर ऑफ डबल हो जा रहा है 2A1, ये हो जा रहा है। अब इसी को पुट करते हैं हम लोग, ये पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाई A, ये आपको पता है फॉर्मूला है, यहां से यूज करते हैं Eg2 बाई Eg1, Eg2 बाई Eg1, तो ये आपका आ जाएगा पोल P2 डिवाइडेड बाई P1 इंटू ये अपोजिट है तो A1 बाई A2, यहाँ पुट कीजिए। P2 कितना है, P2 आपका 2P1 है, यहाँ P1 है, यहाँ A1 A2 कितना है, A2 आपका 2A1 है, 2A1 है। तो देखिए यहाँ पर Eg2 बाई Eg1 सॉल्व कीजिए, इसका 2P1 2P, ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी सब तो वही हो गया, ये कैंसिल हो गया सब। तो डायरेक्ट Eg2 इक्वल टू Eg1 के बराबर आ गया। अब Eg1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, Eg1 का वैल्यू 200 वोल्टेज दिया हुआ, देखिए तो आंसर आपका हो जाएगा 200 वोल्टेज, आंसर ऑप्शन बी। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पोल डबल हो रहा है, नंबर पोल ऑफ लैप ऑन इज जनरेटर डबल यहाँ दिया हुआ है। तो जब पोल ही डबल हो जा रहा है तो पैरेलल पाथ क्या होता है, लैप के लिए क्या होता है, लैप के लिए आपको बताया था ना LAP,
जब पोल ही डबल हो रहा है तो पहला पाथ भी डबल हो जाएगा सेकंड केस में। यहाँ A2 भी आपका 2 टाइम्स A1 के बराबर हो गया। अब इस फॉर्मूला से आपको पुट करके वैल्यू निकाल लिए। तो ये आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखे अभी तक। और अगर कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन से, आपको जो भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। तो पार्ट 2 का आज मैंने 15 क्वेश्चन बता दिया है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, तभी आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप इस चैनल पर बने रहिए और अगले क्लास में पार्ट 3 लाएंगे, उसमें और अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जिससे आपको हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।